हेलो दोस्तों, जिन लोगों के पास में यस बैंक का शेयर है या फिर जो यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं, वो जरूर यस बैंक के क्वार्टर 3 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पिछले एक महीने से यस बैंक का शेयर प्राइस 17 और 18 के बीच में चल रहा है। तो सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस बैंक के रिजल्ट के बाद में इसमें मूवमेंट आएगा। अब जो होना था वो तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि कौन से पीरियड की बात हो रही है। ये बात हो रही है 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर 2020 के पीरियड की। अब 2020 का पूरा समय तो आपको मालूम है कि कोविड के कारण कैसा रहा है। शुरू में इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, लॉकडाउन था। धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि क्वार्टर 3 में मतलब अक्टूबर के बाद से चीजें थोड़ी ओपन होना शुरू हो गई, लेकिन उसके पहले तो हालात खराब थे। तो ऑब्वियस है जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था उससे अच्छा रिजल्ट क्वार्टर 3 में एक्सपेक्ट करना स्वाभाविक था। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर 3 में 2286 करोड़ रुपए, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 68% का जंप है। ये तो होना ही था। अगर ये नहीं होता तब तो फिर तो रियल में लोग सोचते कि यस बैंक में निवेश करें या ना करें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 151 करोड़। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ है। बट दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आगे बताऊंगा कि ये रियल में 151 करोड़ को आपको कैसे देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी देखना है कि ये जो प्रॉफिट आया है वो उसका बेस कैसा है। कहीं कोई एसेट सेल करके प्रॉफिट तो नहीं आ गया है। तो अगर डिपॉजिट्स और लायबिलिटी की बात करें तो डिपॉजिट 1,46,233 करोड़, अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ की बात करें तो 8% का ग्रोथ है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई बैंक कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू से गुजर रही है और उस समय ये देखना होता है कि उसमें क्या कोई नया अकाउंट कैसे ओपन हो रहा है, पिछले क्वार्टर से अगले क्वार्टर में अकाउंट जो ओपन हो रहा है वो ज्यादा है या कम है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कासा मतलब बेसिकली ये जो है हो गया करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। कितना ओपन हुआ है? 2.2 लाख। ये मायने रखता है कौन से पीरियड में, जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज आया, कंपनी जो है धीरे धीरे अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रही है, ट्रांसपेरेंसी ला रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उस समय अगर आप देखोगे तो 2.2 लाख का पिछले क्वार्टर में 2.2 लाख का नया अकाउंट ओपन हुआ। अगर उसके पहले वाले क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 2 की बात करें तो 1.5 लाख था। अब ये सोचो ये सभी हुआ है कौन से पीरियड में, जब कोरोना चल रहा है। अभी अब आगे मतलब मुझे लगता है कि क्वार्टर 4 में ये 2.2 जो दिख रहा है वो डेफिनेटली चेंज होके, क्योंकि कई सारे और इनिशिएटिव लेके कंपनी आ रही है, तो ये 2.2 लाख जो है डेफिनेटली 3 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी अपने आप को रिस्ट्रक्चर करने में भिड़ी हुई है पर आगे कोई नया इनिशिएटिव नहीं ला रही है, कुछ नहीं कर रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नए टाई-अप्स की बात करो तो कंपनी जो है एक्सप्लोर कर रही है ऑप्शन को। यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि टाई-अप्स विद 2 न्यू लाइफ इंश्योरर एंड 2 न्यू जनरल इंश्योरेंस अंडर द ओपन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। अब ये ओपन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क क्या है ये तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन हाँ ये है कि नए टाई-अप्स कंपनी कर रही है। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलैबोरेशन विद सेल्सफोर्स, ए ग्लोबल लीडर इन सीआरएम, टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन रिटेल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि अगर कोई कंपनी आगे प्रोग्रेस करना चाहती है, खासकर बैंक हो गया या कोई मार्केटिंग कंपनी हो गई या फिर जो कोई ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसको डायरेक्ट कस्टमर को सेल करती है, मतलब ये सभी जो जहाँ पे सीआरएम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहां पे अगर आप मैनुअल मेथड से या ओल्ड तरीके से, ओल्ड लीगेसी मेथड से अगर सीआरएम फॉलो करेंगे तो वहां पे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉपर जैसे कि सेल्स फोर्स, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली सीआरएम पूरा कंसोलिडेट हो जाएगा और उसके कारण जो कंपनी को इतने सारे जो डाटा मिल जाएंगे, इतने सारे जो डाटा मिलेगा, इतने सारे एनालिसिस हो जाएंगे, तो ये डेफिनेटली कंपनी के लिए फायदेमंद तो होगा ही होगा। तो ये सेल्स फोर्स का इम्पैक्ट इफेक्ट तुरंत तो नहीं, बट हाँ आगे आप 1-2 क्वार्टर में देखो कैसे ये ट्रांसफॉर्म करता है यस बैंक के बिजनेस को। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है, कंपनी कर क्या रही है। तो यहाँ पे जैसे 2 प्रोडक्ट के बारे में दिख रहा है, यस प्रीमिया ट्रूली योर्स मेगा आउटरीच प्रोग्राम अक्रॉस 1100 ब्रांचेस, 28,000 क्लाइंट विजिट। अब ये यस प्रीमिया क्या है, आगे इसके बारे में अगर मैं डिटेल में मुझे पता चलेगा और मुझे लगेगा कि आपको बताने लायक है तो जरूर आपको मैं बताऊंगा।
फिर है यस प्राइवेट प्राइम एंड वेलनेस क्रेडिट कार्ड, ई सीरीज डेबिट कार्ड। तो ऐसे नए प्रोडक्ट भी कंपनी लॉन्च कर रही है, नए टाई अप्स कर रही है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। साथ में अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है नए जो अकाउंट ओपन कर रही है उसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज दिख रहा है। तो आपको समझना है कि अगर आपके पास में यस बैंक का शेयर है तो आपको करना क्या है। अभी एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, दो इम्पोर्टेंट चीजें जो मैं आपको आखिरी में और बताऊंगा। अब आपको यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये देखना है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं क्योंकि कई सारे वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा बता रहे होंगे एक एक डाटा की कितना वैल्यू है। तो मैं वैल्यू वगैरह पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट करूंगा एक दो चीजें, बस उतना ही आपको देखना है। उसमें से पहला चीज है कि ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट। तो ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट जो है वो पिछले क्वार्टर में 612 करोड़ था, वो इस क्वार्टर में 601 करोड़, पहला चीज। दूसरा, अब यहाँ पे आपको समझना है, आपको जब भी कोई कंपनी का आप प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो तो आपको दोनों चीज देखना है, एक तो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है और दूसरा नेट प्रॉफिट देखना है। यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है 2286 करोड़, ठीक है। पिछले क्वार्टर में था 1360 करोड़। तो पिछले क्वार्टर से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जंप है, फाइन, अच्छी बात है। प्रोविजंस को देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखो। अगर अब सीधा हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं, अब दिखाया क्या जाता है, ये नेट प्रॉफिट दिखाते हैं। 151 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ का है। लेकिन अगर यहाँ पे आप प्रोविजंस को और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ये सबको देखोगे तो ये देखो आप, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 87 करोड़ ओनली। So, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 87 करोड़, बल्कि पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 173 करोड़ था। फिर कैसे नेट प्रॉफिट आगे आ गया। अब यहाँ पे देखो ये टैक्स एक्सपेंस, अब इस टैक्स एक्सपेंस का डिटेल आपको देखना है। यहाँ पे जो टैक्स एक्सपेंस दिख रहा है वो -64, मतलब 87 में ये 64 ऐड हो गया, लेकिन ये टैक्स एक्सपेंस है क्या, अब वो आपको खोजना है। लेकिन आपको यहाँ तक ये है कि नेट प्रॉफिट के पहले आपको तीन चीजें देखनी होती है, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दूसरा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसके बाद में नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर ये नेट प्रॉफिट 151 करोड़ जो दिखा रहा है उसके ऊपर मैं नहीं मानने वाला, मैं जो देखूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो है 87 करोड़। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में प्रॉफिट कम हुआ है, ये टैक्स एक्सपेंस अपने को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल मत कूदो कि नेट प्रॉफिट 151 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ था तो वाह कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। नहीं, आपको डाटा को अच्छे से समझना है। मेन होता है कि आप जो है वो डाटा को क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हो, आप उस डाटा को कैसे समझ रहे हो। जब अगर आप डाटा को सही से समझ रहे हो तो ही मतलब है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि जो एसेट क्वालिटी का हाईलाइट है ये आपको हमेशा समझना है। जब भी आप कोई भी बैंक का रिपोर्ट देखते हो तो आपको देखना है कि भाई एनपीए कैसा चल रहा है। अब अगर एनपीए की बात करें तो यहाँ पे हम ग्रॉस एनपीए पे भी नहीं जाते, हम सीधा नेट एनपीए देखते हैं। तो नेट एनपीए जो है वो दिसंबर 2020 में, मतलब इस क्वार्टर में 4.04%, पिछले क्वार्टर में 4.71%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो नेट एनपीए जो है वो कम हुआ है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में कम है, जो कि कंपनी के लिए फायदेमंद है। अगर राइट ऑफ्स की बात करें तो 1747 करोड़ का राइट ऑफ हुआ है क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2021 में। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि आगे चल के जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो उसके ऊपर मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे अभी शॉर्ट में डिटेल है, आगे चल के मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे होल्डिंग दिख रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की 39.7%, इंडिविजुअल 26.6%, एफआईआई 15.0%, बॉडी कॉर्पोरेट 8.4%, इंश्योरेंस कंपनी 5.7%, अदर्स 4.6%। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ठीक है, पिछले क्वार्टर में भी करीब 25% था तो ओके। एफआईआई ठीक है, बाहर का है, बॉडी कॉर्पोरेट, बट यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे ये देखना है और ये भी देखना है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी है। मुझे इंपॉर्टेंट है कि ये म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी है वो जानना है। तो जब इसका डिटेल आएगा तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के बताऊंगा। बाकी अगर कॉर्पोरेट होल्डिंग और ये एफआईआई वगैरह की बात करेंगे तो भी आगे चल के पता चलेगा। बट यहाँ पे मेजर चंक 30% एसबीआई के पास में है।
अब जिनके पास में इसका शेयर है या जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियस है लॉन्ग टर्म का सोच के कोई अगर इसमें चाह रहा है तो वो ये देखेगा कि कब इन्वेस्ट करे। अब यहाँ पे देखा जाए तो पिछले एक महीने से जो प्राइस है वो 17-18 के लेवल पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? डिलीवरी बहुत हो रही है, फिर भी 17-18 के प्राइस में चल रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो चल रहा था। अब क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, अभी और धीरे धीरे जो है, अब चूंकि अब रिजल्ट तो आ चुका है, आगे चल के वो भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा था। लेकिन आपको ध्यान में रखे रहना है, अभी भी जो है 17 के लेवल में है, तो आपको समझना है कि क्या करें। बट मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचते हो तो जरूर आप इसमें पैसा निवेश कर सकते हो, जो हिसाब से लॉन्ग टर्म की इसकी स्टोरी और जो हिसाब से ये इनिशिएटिव कर रहा है। अब अगला एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बोला था वो बताऊंगा करके, वो है कि ये फंड रेजिंग। अब ये 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग फिर से करना चाह रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे और क्यों करना चाह रहे हैं? ऑब्वियस है उनको अभी अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, नई नई इनिशिएटिव से लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए उनको पैसा तो चाहिए होगा, दैट इज फाइन। चलो 10,000 करोड़, लेकिन अब पिछले बार करीब 15,000 करोड़ का आया था तो उन लोगों ने एपीओ लेके आ गए, इस बार एपीओ लेके नहीं आएंगे। बट मुझे लगता है कि अभी जो है बहुत ज्यादा चांस है कि ये राइट इशू लेके आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राइट इशू बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इतने सारे इनिशिएटिव एमएसएमई सेक्टर से लेके इतने जगह जो है यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को एक्सपांड करें। और उस एक्सपांशन मतलब क्या है कि भाई अब बैंक का बिजनेस आपको मालूम है कि बैंक बिजनेस कैसे करती है। जो नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होल्डर होते हैं या करेंट अकाउंट है, वो जो पैसा जमा करते हैं, वो पैसे को जो है वो बैंक जो है लोन में देती है, और उसके बाद में जो इंटरेस्ट आता है, तो अगर 5% का इंटरेस्ट बैंक दे रही है और अपना जो जो डिपॉजिट है उस पे अगर वो 8% 9% का इंटरेस्ट पा रही है, तो उसका जो डिफरेंस हो गया 8% माइनस 5%, तो जो 3% का है वो बैंक का प्रॉफिट है। बट ये लोन देने के लिए भी बैंक के पास में पैसा होना चाहिए, इनिशिएटिव के लिए बैंक के पास में पैसा होना चाहिए, इसीलिए ये फंड रेजिंग आ रहा है। बट ये फंड रेजिंग जो है अगर अभी आ रहा है 10,000 करोड़ का, और अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक लग रहे हैं, हालांकि प्रॉफिट जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं है, फिर भी अगर बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है, बड़े बड़े बैंकों की बैकिंग है ऑलरेडी, तो आप जरूर से लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैंने भी इसमें निवेश करके रखा हुआ है। बाकी राइट इश्यूज आएगा, राइट इश्यूज आने के समय तक लगता है कि थोड़ा सा ये प्राइस इसका इसी लेवल पे चलते रहेगा, बाद में फिर बढ़ जाएगा। बाकी डिस्क्लेमर बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया है, ताकि आपको पता रहे कि यस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट क्या है। बट अगर आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो जरूर से आप अपना प्रॉपर एनालिसिस कर लें। और दूसरी बात, इसमें जो भी डिटेल मैंने लिया है वो यस बैंक की वेबसाइट से ही लिया है। और दूसरा जो है, ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था वो चार्ट जो है मैंने मनी कंट्रोल से लिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका उससे जरूर फायदा होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।